अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। नाज़रीन, मॉनसून बारिशों ने रंग जमा दिया है। लाहौर, पसरूर समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी काफ़ी देर से मुअत्तल है। मूसलाधार बारिश के बाइस जो नशेबी इलाके हैं वो भी ज़ेर आब आ चुके हैं। नौशहरा, विरका, मंडी बहाउद्दीन और गुजरांवाला में भी बादल जमकर बरसे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो वहाँ पर भी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। एमटी खान रोड, सुल्तानाबाद, हिजरत कॉलोनी, केमाड़ी में भी अब्र रहमत से मौसम इस वक्त काफ़ी खुशगवार हो चुका है और आज से जो बारिशें शुरू हुई हैं ये 6 अगस्त तक मुल्क में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई भी पहले सामने आई थी। बलूचिस्तान और बालाई सिंध में भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। लाहौर की बात करें तो आज सुबह सवेरे से मानसून बारिश का हैवी स्पेल जारी है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के उफ़क़ पर कल से बादलों का राज बरकरार था, जबकि रात के औकात में बारिश भी मुतवक्के थी, लेकिन आज अलसुब लाहौर और गिरदोनवाब में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद शहर के नशेबी इलाके इस वक्त नदी नालों का मंजर पेश करने लगे हैं। हब्स और गर्मी का जोर तो इस वक्त टूट गया है, लेकिन शहर में जगह जगह पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट पंजाब शाहिद अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस स्पेल के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कितना हैवी स्पेल रहेगा और ये कब तक जारी रहेगा? जी शाहिद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद अब्बास से एक बार फिर से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। मूसलाधार बारिश का सिलसिला हम देख रहे हैं कि लाहौर में ही शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का ये जो स्पेल है ये 4 अगस्त तक जारी रहने का इस वक्त बताया जा रहा है और बारिश के बाद इस वक्त जो शहर के हम मनाजर देख रहे हैं, शहर के जो नशेबी इलाके हैं वो नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। इसके बावजूद के जो इंतजाम थे वो वासा की तरफ से काफ़ी बेहतर किए गए थे, जगह जगह पर कैंप्स भी लगाए गए थे, लेकिन बहुत से शहर ऐसे हैं जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, जिसके बाद बारिश जब होती है तो पानी जगह जगह हमें खड़ा दिखाई देता है। शाहिद अब्बास साहब, हमें सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा। इस स्पेल के हवाले से बताइएगा कितना हैवी स्पेल होगा और कब तक ये जारी रहेगा? देखिए, ये जो स्पेल है ये पहला स्पेल है जो बे ऑफ बंगाल से सिस्टम बन के इंडिया के ऊपर बारिश देता हुआ आया है ये साल का। तो ये जो होता है नॉर्मली ये बड़ा होता है, इसके 2 से 3 दिन तक इसका जो है ये अपना रहेगा। अब तक के लाहौर एयरपोर्ट पे जो है 350 मिलीमीटर बारिश 9 बजे तक हो चुकी है सुबह से लेकर। जी ठीक है। जो उसका रिकॉर्ड है वो भी ब्रेक हो गया। जो सुबह 8 बजे तक पिछले 24 घंटे की बारिश है वो 337 थी और उससे पहले का जो रिकॉर्ड है 331 का है या 32 का। तो ये फॉर एवर जो 24 घंटे का रिकॉर्ड है लाहौर एयरपोर्ट का वो तो ब्रेक हो गया, जबकि लाहौर शहर में जो है 127 मिलीमीटर से बारिश हुई है और बाकी इलाकों भी इसी तरह गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल में भी बड़ी अच्छी बारिश। और ये बारिशों का सिलसिला अगले 2 दिन तक ये सिस्टम रहेगा और वक्फे से और कहीं ये फैलेगा पंजाब में और भी और अच्छी बारिशें होगी। और इवन के हमारे दरियाओं के जो इलाके इंडिया में उनमें भी बड़ी और खतरनाक बारिशों का भी बिल्कुल चांस है। ठीक है, तो ये पहले से ही एक्सपेक्टेड था और इस हवाले से जो एडवाइजरी इसमें तो पहले से एक्सपेक्टेड था, ये हम इसको फॉलो कर रहे थे पिछले 4-5 दिन से। तो इसमें तो ये था कि इसमें तो जो अगले 2 दिन है उसमें भी बड़ी अच्छी बारिशें, ये तो हम उसको कर रहे थे, बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे। ये कोई सिस्टम अचानक नहीं बनता है, इतना बड़ा है। जी जी ठीक है। तो शायद सब कंटिन्यूसली बारिशें होंगी 2-3 दिन तक या वक्फे से होती रहेगी? हाँ, 2 दिन, लेकिन वक्त आ जाता है। अब जैसे हो रही हल्की हो रही, फिर ब्रेक आ जाएगी, फिर कोई चंद घंटों 15-16 घंटे या के बाद दोबारा होगी। तो ये सिस्टम जब रहेगा, जब उसमें से फिर पानी उसमें और फीड होता रहता है, जब वो फिर दोबारा होगा तो दोबारा फिर होगा। तो ये अभी ये तो फैसलाबाद तक है, ये आगे भी पंजाब में फैलेगा और इस्लामाबाद की तरफ भी जाएगा, अभी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अभी तक 350 मिलीमीटर के करीब बारिश जो रिकॉर्ड की गई है लाहौर एयरपोर्ट के इर्द गिर्द हम देख रहे हैं, तो ये पहले से एडवाइजरी इस हवाले से जारी किया गया था, अलर्ट जारी किया गया था, तो उसके बावजूद भी जो सड़कों पे हम हालात देख रहे हैं वो बड़े गैर मुनासिब हैं। आधा शहर डूबा हुआ है इस वक्त। देखिए, वो शहरों की जो बात आप करते हैं ना, तो शहरों पे तो हमारे जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका कितना भी एफिशिएंट कर लें उसकी एक लिमिट है। वो 20-25 या 30 मिलीमीटर बारिश को 1 घंटे में कर सकता है। तो ये तो 3 घंटों में लगातार हर घंटे में 100-125 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो ये तो ड्रेनेज सिस्टम तो कितना भी वो एफिशिएंट कर ले, वासा वाले कितनी भी कोशिश कर ले, जब एक उसकी कैपेसिटी नहीं है। किसी भी शहर की इतनी कैपेसिटी नहीं रखी जाती कि 200-250 मिलीमीटर बारिश जो है या 150 मिलीमीटर 1 घंटे में कर ले।
वो तो डेफिनेटली पानी खड़ा होना होता है। लेकिन ये कि अब जो कि लगातार हो रही है उसमें ब्रेक भी नहीं आई, अभी भी हो रही है, तो इसमें तो टाइम लगेगा। नो डाउट के वासा वाले अपनी हद तक बड़ी। और दूसरा एक बात और आपको बताऊं कि हम वासा की जब बात करते हैं तो वासा के ऊपर इल्जाम देते हैं। आपको अंदाजा नहीं कि लाहौर के बहुत सारे एरिया वासा के कंट्रोल में, कुछ कंटोनमेंट बोर्ड के पास है और कुछ इवन के LTA के पास भी है कुछ इलाकों का, और उसके अलावा जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है, कजाफी स्टेडियम है और बहुत सारे इलाकों का इनके पास कंट्रोल ही उन्होंने अपना रखा हुआ है। तो सारा वासा को जो है उसके ऊपर हम बोझ नहीं डाल सकते। ठीक है। और जो नॉर्दर्न साइड से हैं वहां पर भी बारिशों का सिलसिला शुरू होगा या हो चुका है? जी, वो अभी सियालकोट तक है और बरी तक है और अगले 2 दिन में सभी इलाकों में फैलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट पंजाब शाहिद अब्बास साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। बारिशों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और ये बताया जा रहा है कि वक्फे से 2-3 दिन तक ये जो स्पेल है बारिशों का ये जारी रहेगा। तो इस हवाले से तमाम नाज़रीन को एहतियात करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, इस्माइल हनिया की शहादत के हवाले से बात करते हैं जो कि यकीनन बहुत बड़ा सानिया है। गुज़श्ता रोज़ ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया गया था, जबकि दूसरी जानिब उनकी शहादत के बाद इंतकाम की अलामत सुर्ख परचम भी लहरा दिया गया है। हमास के रहनुमाओं का यह कहना है कि इस्माइल हनिया की शहादत का जवाब दिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे, जबकि आयतुल्लाह खामनेई का भी ये कहना था कि इस्माइल हनिया की मौत का बदला लेना ईरान पर फर्ज है। इस सब सूरत हाल के बाद तीसरी आलमी जंग के हवाले से बहस भी शुरू हो चुकी है और दुनिया भर में जितने भी तजियाकार हैं, मुस्तकबिल के हालात व वाक़यात और सियासत पर नजर रखने वाले माहिरीन और सियासतदान भी इस हवाले से कई तजावीज़ दे चुके हैं। तीसरी जंग अजीम का इम्कान गैर यकीनी, खौफ और कयास आराइयों में डूबा हुआ है। पहली 2 आलमी जंगों के तबाहकुन असरात अब भी दुनिया भर में लोगों के जहनों, किताबों और इंटरनेट पर लफ्ज़ों, तस्वीर और वीडियोस की सूरत में मौजूद हैं। तीसरी जंग अजीम के हवाले से कई पेशगोइयां भी सामने आ चुकी हैं और माजी में जब भी ऐसा हुआ हमेशा इन पेशगोइयों ने तवज्जो हासिल की है और इस हवाले से बहस भी शुरू हुई है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि तीसरी आलमी जंग के बारे में कयास आराइयां जोर पकड़ती जा रही हैं। भारतीय इल्म नजूम तो तीसरी आलमी जंग की बाकायदा तारीखों का ऐलान भी कर चुके हैं, जबकि हालिया दिनों में ब्राजीलियन माहिर नजूम की तीसरी आलमी जंग के हवाले से पेशन गोई के भी सोशल मीडिया पर चर्चे हैं। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर इल्म नजूम मोहम्मद उसामा अली। उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। उसामा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त दुनिया में 2 बड़ी जंगें लड़ी जा रही हैं। एक हम देख रहे हैं कि रूस का यूक्रेन पर हमला है, जबकि दूसरी जानिब इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई भी जारी है, जिसका असर लबनान पर भी हो रहा है। ऐसे में बहुत से लोग खौफजदा भी हैं कि दुनिया आलमी जंग की जानिब आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, खासतौर पर कल ये जो इंसिडेंट हुआ है ईरान में। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये जो सूरत हाल है, ये डेफिनेटली जब ये अटैक हुआ था, हमास ने जब ये किया था, उसी वक्त इसको आपकी शायद हमने माजी में एक प्रोग्राम किया जिसमें बताया था कि ये कई मुल्कों को लपेट में लेगी और बेसिकली ये अरब को पूरे का पूरा एंगेज करने का प्लान है। और आप देखते जाएंगे कि दिन ब दिन इसमें काफी मुल्क शामिल होते जाएंगे। अब भी 6-7 डायरेक्ट और 3-4 उनके पीछे इनडायरेक्टली कोई 10-12 मुल्क इन्वॉल्व है इस जंग में। और ये जब इनके सदर का इंतकाल हुआ, उस खबर को भी ये उस तरीके से छुपा गए हैं, क्योंकि ये बार बार ईरान को प्रवोक करने के लिए कि वो अटैक करे और ये मामला जो है पूरे खिते को लपेट में ले और बढ़ जाए। तो ये अभी जो हमारी रीडिंग के मुताबिक ये अभी पिछले दिनों राहु नेपच्यून इकट्ठे हुए, इनका कंजंक्शन हुआ सैटर्न की उसमें नक्षत्र में, जिससे ये प्रेडिक्ट करना बहुत जैसे कहते हैं आसान था कि अब जितने भी तनाज़ात हैं इस खिते में वो बढ़ जाएंगे। जैसे चाइना ताइवान पे हमला कर सकता है अब इन दिनों, रशिया यूक्रेन मामला अचानक बहुत बड़ा ट्रिगर हो जाएगा, या रशिया भी कोई बहुत बड़ा अटैक कर दे। और इसी तरीके से ये अब इजराइल पे भी अचानक सरप्राइज अटैक होना था हर तरफ से। तो लेकिन वो जाहिर बात है, वो जो प्लानिटरी पोजीशन है या प्लानिटरी प्लेसमेंट्स होती हैं उनके तहत ये नजर आ रहा था कि ऐसा होगा। लेकिन ये जमीनी अब मेरा ख्याल है कि जो बहाना है वो उन्होंने बना दी है, क्योंकि अब ईरान के लिए नागुज़ीर है अपनी इज्जत बचाना और अपने जो सालमियत के खिलाफ जो ये उनके अटैक हुआ है, क्योंकि ये एक वाज़ेह पैगाम है कि ये ईरानी सदर भी हो सकता था, जैसे पिछले दिनों उन्होंने उड़ाया भी है। और ये इसी तरीके से उन्होंने अब दूसरी हाई प्रोफाइल दुनिया का, मतलब आपको पता है कि गेस्ट किसी भी मुल्क का बड़ा अहम होता है। जी बिल्कुल, स्टेट गेस्ट के तौर पर वहां पर मौजूद थे। नहीं छोड़ी जी, सॉरी
बिल्कुल स्टेट गेस्ट के तौर पर वहां पर मौजूद थे और एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर कहा जा रहा है ये ईरान का। हाँ जी, डेफिनेटली ये जब पहले उनके, अभी आप देखें कि अभी तक वो हकायक सामने नहीं आए कि उनका हेलीकॉप्टर क्यों गिरा, कैसे क्रैश हुआ, क्या सूरत हाल थी सदर इब्राहिम रईसी का। और सेम टाइम पे ये दूसरी बड़ी मैं समझता हूँ कि हाई प्रोफाइल डेथ, इस तरीके से कातलाना हमला ईरान में ही, तो ईरान के लिए तो एक बहुत बड़ा मैसेज है। और अब ईरान को अपनी फेस सेविंग के लिए नागुज़ीर है उस पर वापस अटैक करना। तो मुझे लगता है कि ये वो मौका बना दिया गया है जिसकी वजह से ये पूरे के पूरे जो ब्लॉक है अब इकट्ठा इजराइल पे अटैक करेगा, ऐसी चांसेस हैं। बल्कि ये अपकमिंग टाइम में आप देखेंगे कि तुर्की भी इन्वॉल्व हो जाएगा ऐसा लगता है, और रशिया भी शायद फिजिकली इधर अपनी कोई सपोर्ट और कमक भेजे इराक में, शाम में, और यहाँ बैठ के कोशिश होगी रशियंस की कि अमेरिका को यहीं एंगेज कर लिया जाए, क्योंकि उनके लिए इस खित्ते में उसका इधर इस साइड पे बैठना भी उनकी जंग पे इन्फ्लुएंस करता है, जो वो यूरोपीय यूनियन या उनके साथ इस टाइम उनका जैसे चल रहा है मामला, और उसको भी दिन ब दिन एक्सेलरेट किया जा रहा है। तो इसमें कोई भाव नहीं है कि ये देखें, आखिरी ज़मा की जब हम बात करते हैं और जब रिवायात देखते हैं तो उसमें भी आप इस्लामिकली भी अगर देखें तो उनके आने से पहले पूरी दुनिया में जंगें हो रही होंगी। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के अगर ज़हूर पे नजर रखें तो अब ये देखें कि ये आपकी मोस्टली रीडिंग्स यही आ रही हैं कि 1499 या 1500 ही एंड होगा आपका मैक्सिमम। तो वो 40 साल अमन के निकाल लें तो वो बनते हैं तकरीबन 1460, और इस टाइम आप 1446 में है, यानी कि ये अब आपके पास 14 साल हैं। इन्हीं 14 सालों में ही जंगें हैं, इन्हीं 14 सालों में ही पूरी ज़हूर इमाम है, दजाल का आना, और ये जितनी भी चीजें यही फिट बैठ रही इन्हीं 14 साल में जब हम बात कर रहे हैं। तो अब देखना ये है कि मैक्सिमम जंगें, अब आप खुद नक्शा देख लें इस वक्त, अगर माजी की जंगे अजीम दोम में देखें तो एक हिटलर था कहानी में और बाकी सारा यूरोप उस पे उमड़ा हुआ था। उसके बाद अब वही सेम आपको पता है कि ये सेम क्रिश्चियन स्कूल ऑफ थॉट है रशियन, जो उस वक्त हिटलर की फॉर्म में था, मतलब ये उसी कल्ट से थे। तो अब वही सेम पिक्चर है जंगे अजीम वाली के, इस टाइम रशिया पूरे यूरोप से टकराने को है। क्यूबा में मैरीन्स अमेरिकन खड़ी हैं जो इसको अमेरिका को थ्रेट दे रही हैं, शुमाली कोरिया और इनका मामला अमेरिका का, इसी तरीके से चाइना, ताइवान, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इवन कि अब हम तो उस साइड से भी अटैक फेस कर रहे हैं, कश्मीर इशू एक्सेलरेट कर जाएगा, और अब ये ईरान और ये पूरा मिडल ईस्ट का खिताब चेक कर लें तो बचा क्या अगर पुराने दुनिया के हिसाब से देखें, क्योंकि देखें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका न्यू आबादकारियां हैं, कनाडा, ये सब नई आबादियां हैं जो आपको खुद पता है कि कैसे आबाद हुई हैं। तो इसलिए जो पुरानी दुनिया है जो सारी वो यही है जिसमें इस टाइम पूरी जंग नजर आ रही है। ठीक है, तो जो कल की सिचुएशन के बाद आप किस तरह से देख रहे हैं कि ईरान किस तरह से रिटेलिएट कर सकता है, क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगर तो ईरान ने ओवर रिएक्ट कर दिया तो फिर इसराइल भी उसी तरह से अटैक करेगा। डेफिनेटली ये ओवर रिएक्ट ही करेगा, और ये मुकम्मल हौसियों से लेके हिजबुल्लाह से लेके शाम से जितना भी इनका एक आपस में एक समझ लें कि वो सपोर्ट सिस्टम है, तो ये जैसे पहले आपने देखा था एक मिसाइल प्लस वो ड्रोन्स का जो अटैक हुआ था तो कोई 300-400 दागे थे, उससे खैर अब ये शदीद होगा, और चांसेस हैं कि इस दफा ये कोई उनके हाई प्रोफाइल कोई टारगेट करें और उसी तरीके का बदला लें, ये ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अच्छा एक ताज़ा तरीन पेशगोई भी है जो भारतीय नजूमी कौशल कुमार की तरफ से की गई थी, जिन्होंने दावा किया है कि तीसरी आलमी जंग जो है वो चंद हफ्ते दूर है। तो आपको लग रहा है कि आलमी जंग रवां साल शुरू होने का भी कोई खतरा आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी, देखिए ये सैटर्न जो है, सैटर्न का साल था, इस साल तो अवाम ने निकलना था, उठना था, अनरेस्ट हम पूरे खित्ते में देख रहे हैं, आप लोग देखें अपने भी, पाकिस्तान की भी, बांग्लादेश की हालत, अभी बल्कि इंडिया में भी कोई फसाद फूट पड़ेगा इसी अक्टूबर से पहले 15 नवंबर तक टाइम हाई होगा अनरेस्ट का पूरी दुनिया में, जो भी मतलब कंट्रीज हैं जहां जहां कोई इस तरह के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या अनरेस्ट है वो क्रिएट होगा, और जंगें अपना जैसे कहते हैं ना सींग फंसा लेंगी। अगला साल मार्स का साल है बेसिकली, जो जंगों का रूलिंग प्लैनेट माना जाता है। तो ये ज्यादा चांसेस हैं कि इस साल तकरीबन शुरू हो जाए
जो जितनी भी जंगें, और अगला साल जो अप्रैल का महीना होगा वो बहुत बड़ी तबाही का, जैसे कहते हैं ना, कि एक पेशखैमा साबित हो सकता है, जिनकी बुनियादें या इब्तदाएं इस साल बनती नजर आ रही हैं, और ये मैक्सिमम है। मतलब वो जो कह रहे हैं वो मेरा ख्याल है इसी को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो ये सैटर्न राहु और नेपच्यून जो है वो सैटर्न के नक्षत्र में इकट्ठे हुए हैं, जिसकी वजह से ये प्रेडिक्ट किया जाता है जब भी ये प्लेसमेंट आती है कि जितने भी तनाज़ात होते हैं वो ट्रिगर कर जाते हैं। तो उसमें अगर कोई मुल्क आपस में दू बदू हो, जंगों को लेके अगर कोई कंट्रीज या जो पॉलिटिकल कोई अनार्की हो या अनरेस्ट हो, जैसे बांग्लादेश में ट्रिगर हुआ इस वक्त तक आप देख लें, संभाला नहीं जा सका अभी तक, तो ऐसी सूरत हाल है। तो बिल्कुल ठीक है कि इस साल ये चांसेस होंगे कि जो भी जंगें शुरू हुई हैं, बल्कि वो कह रहे हैं अभी होगी, मेरे हिसाब से ये हो चुकी हैं। ठीक है। अच्छा, एक कदीम हिंदुस्तानी नजूमिक चार्ट भी है जिसमें पहले से इसराइल और हमास, कोरिया, चीन और ताइवान, रूस और नेटो के दरमियान तनाव बढ़ने से मुतालिक दुरुस्त पेशगोई का दावा भी किया जा चुका है। ये जो वैदिक चार्ट है ये क्या है? देखें, ये ओवरऑल जितनी भी प्लेसमेंट होती है, जैसे अब मैंने आपको बताया कि अगले साल अप्रैल में ज्यादा बढ़ जाएगा ये मामला, तो डेफिनेटली हम ये देखते हैं कि सैटर्न ने राहु के नक्षत्र में जाना है। राहु बेसिकली माना जाता है हर चीज को ज्यादा मल्टीप्लायर होता है, ये है शैडो प्लैनेट, लेकिन इसकी रीडिंग ये जिसके साथ भी मिलता है, जिसके साथ भी इसकी प्लेसमेंट आती है, तो चीजों को ट्रिगर। ठीक है जी उसामा, आप हमें सुन पा रहे हैं? उसामा अली से एक बार फिर से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, और हम इस हवाले से जो पेशन गोई है वो भी उनसे बात कर रहे थे कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर रहा है ईरान के लिए, और जिस तरह से एम्बैरसमेंट का सामना ईरान को करना पड़ा है। इस्माइल हानिया स्टेट गेस्ट के तौर पर ईरान में मौजूद थे जब उन पर यह कातिलाना अटैक हुआ है, जिसके नतीजे में उनकी शहादत भी हो चुकी है, और उसके बाद अब ईरान की तरफ से भी क्लियरली बता दिया गया है कि रिटेलिएट किया जाएगा और इसराइल को एक भरपूर जवाब भी दिया जाएगा। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। इस्माइल हानिया की शहादत यकीनन बहुत बड़ा सानिया है। गुज़श्ता रोज़ ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में हमास के सरबराह इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया गया था, जबकि दूसरी जानिब उनकी शहादत के बाद इंतकाम की अलामत में सुर्ख परचम भी लहरा दिया गया था। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। साबिक सफ़ीर जमील अहमद खान ने हमें ज्वाइन किया है। जमील साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ईरान के लिए यकीनी तौर पर बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट भी है, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर भी है ईरान की तरफ से। खित्ता आप देख रहे हैं कि किसी बड़ी जंग की लपेट में भी आ सकता है, क्योंकि ईरान की तरफ से अब यह कह दिया गया है कि भरपूर जवाब दिया जाएगा, रिटेलिएट किया जाएगा। जी, आपने अपने इंट्रो में सानिया का लफ्ज इस्तेमाल किया, और यकीनन जवाब तो ईरान देगा, लेकिन ये सानिया खाली नहीं जाएगा। ये सानिया जो है कई सानियों को आगे जाके जन्म देने वाला है। इस पर बात कर लेते हैं। तो जी, इस सानिया का जो शाखसाना है वो ऊंट किस करवट बैठेगा, ये अभी आपको अगले 2-3 दिन में आपके नाजरीन को और पूरी दुनिया को इल्म हो जाएगा। और वो इस तरह के जैसे ही ईरान जवाब देगा इसका, और जिस नौयत का जवाब देगा, यानी जिस नौयत का हमला करेगा ईरान इजराइल पर, उस नौयत के मुताबिक ये बात तय होगी कि ये सानिया इस्माइल हानिया का और कई कितने सानिहात को जन्म देगा। अब आ जाते हैं इसके मज़मरात पर। ये तो फैक्ट है कि इजराइल और मसाद इस काबिल हो चुका कि वो पेनिट्रेट कर सकता है ईरान में। ईरान के साइंटिस्ट जो कि एटम बम के, यानी जो कि न्यूक्लियर फादर ऑफ न्यूक्लियर थे, उन्हें भी शहीद किया गया। और उसके अलावा कासिम सुलेमानी, और उसके अलावा ये 20 के करीब ऐसे हमास के लीडरान हैं जो पिछले चंद वर्षों में उन्हें शहीद किया गया है। अब मसाद ने यह साबित करने की कोशिश की है कि वो पेनिट्रेट कर सकता है ईरान में, और उसने पेनिट्रेट किया, क्योंकि ये गाइडेड मिसाइल था। अभी तक इस पर ईरान ने ये नहीं बताया कि गाइडेड मिसाइल कहाँ से और किस सम से ईरान के बाहर से आया, वो मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन जो भी है, इतनी प्रिसीशन ऐसे मिसाइल अफगानिस्तान में भी इस्तेमाल होते रहे हैं। ऐसे मिसाइल पहले भी अल-कायदा
और तालिबान के खिलाफ भी मिसाल होते रहे हैं। तो इस लिहाज से साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि जिस बिल्डिंग में इस्माइल हानिया साहब थे, उस बिल्डिंग के उसी जगह पर और उसी शख्स को, उनके गार्ड को और उनको निशाना बनाया गया। उस बिल्डिंग में बाकी लीडरान भी एक आध थे, इस्लामी तहरीक के लोग थे, बाकी लोग थे, उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, ना बिल्डिंग को कुछ हुआ। तो बड़ी अब रहा सवाल कि अब चाहता क्या है इसराइल, का मकसद क्या है कि उसने 24 घंटे पहले वहाँ फखर शुक्र साहब को, जो कि मिलिट्री के चीफ हिजबुल्लाह के, उन्हें लबनान में शहीद किया, और उसके फौरन बाद उन्होंने ये किया 24 घंटे में इस्माइल हानिया, जो कि मुहर्रिक और तहरीक के सबसे बड़े रहनुमा यासीन शेख साहब के बाद जो उभर कर आए और जिन्होंने अपने 59 फैमिली मेंबरान को शहीद करवाया गाजा में। ये मौजूदा जो मामला चल रहे हैं, जो जंग चल रही है, और जिन्होंने अपने 3 बेटे शहीद करवा लिए, अपनी बहू और अपने पोता पोतियों को शहीद करवा लिया, अब खुद दिया। तो अब देख लें कि इसकी रिटेलिएशन में आफ्टर ऑल इजराइल का मकसद क्या है। इजराइल ये चाहता है कि 3 फ्रंट यानी हमास, हिजबुल्लाह, क्योंकि खामोश तो नहीं बैठेंगे वो, होती और ईरान अगर यकजा होके वो हमला करना शुरू करें, तो डिफेंस मिनिस्टर, जिसको डिफेंस सेक्रेटरी कहते हैं अमेरिका के, वो फिलिपीन का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कल बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि जी हम नहीं चाहते कि एस्केलेशन हो, लेकिन हम इजराइल का को सपोर्ट करेंगे, उसके साथ खड़े हैं अगर उस पर हमला हुआ। बिल्कुल जमील साहब, मैं इसी तरफ आने लगा था कि अमेरिका की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है, आप अमेरिका के किरदार को किस तरह से देख रहे हैं? अमेरिकन इंटेलिजेंस के इसमें शामिल होने के आपको लगता है कि चांसेस होंगे? और जिस तरह से अमेरिका रिस्पॉन्ड कर रहा है कि हमें इस वाकये के हवाले से कोई इल्म नहीं था, लेकिन साथ हम फिर भी इसराइल का ही देंगे। इट डजंट स्टैंड टू रीजंस, ये अकल ज्यादा तस्लीम नहीं कर सकती, क्योंकि मसाद और अमेरिकन इंटेलिजेंस का चोली दामन का साथ है। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि मसाद जो है वो इस मामले में बहुत ज्यादा साइंटिफिक तरीके से तरक्की कर गई है। तो लिहाजा ये बात मुमकिन है कि ज्वाइंटली कुछ इंटेलिजेंस शेयरिंग की हो, लेकिन ये बात भी मुमकिन है क्योंकि मसाद के पास इतने ज़राए हैं और इतने ज़्यादा साइंटिफिक उनके पास इक्विपमेंट है कि वो खुद अकेले भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी ये साबित किया है जब उन्होंने साइंटिस्ट को, यानी कि फादर ऑफ द न्यूक्लियर सिस्टम को जब उन्होंने शहीद किया। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बेमायने रह जाता है कि अमेरिका ने कितना इंटेलिजेंस में, जो मायने खेज बात यह है कि क्या अमेरिका ड्रैग कर लिया जाएगा। हालांकि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त नहीं चाहती कि वो इस जंग में ड्रैग कर लिया जाए, खींच लिया जाए उसको। वो इस हद तक तो सपोर्ट करना चाहती है कि गाजा हो गया, लबनान हो गया, हौतीस हो गए, उनके हमलों में उससे आगे नहीं करना चाहती, इसलिए कि उनका इंटरेस्ट अपना भी, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका इंटरेस्ट उनके बेसिस भी है, उनका इंटरेस्ट ये है कि उनके माशी मफाद भी हैं, तो वो अपने बेसिस पर खाम खा के उनको नुकसान नहीं पहुंचवाना चाहते। लेकिन साथ में वो इस तरह जकड़े हुए हैं, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन कांग्रेस इस तरह जकड़ी हुई है जू लॉबीज पर। इस पे किताब भी है जॉन शेरमीर की, उसमें जू लॉबी का उसने बताया है कि किस तरह वो इन्फ्लुएंस करके, किस तरह काबू करके रखते हैं मुख्तलिफ इदारे के लोगों को और मुख्तलिफ कांग्रेसमैनों को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इजराइल पे हमला हुआ, जो कि नेतन्याहू सोच रहे हैं और जो कि नेतन्याहू अपने ताज़ा तरीन दौरे के दौरान पता नहीं क्या क्या प्लेजेस लेके आई हैं अमेरिका से, और खास तौर पर जो हमारी नजरों के सामने कैमरे के जरिए हमने देखा वो ये कि वहां के कांग्रेस को जब इन्होंने और वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के ज्वाइंट सेशन को एड्रेस किया नेतन्याहू ने, तो किस तरह कूद कर, उछल कर और खड़े होकर 52 दफा उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन नेतन्याहू को। तो इसका मतलब बड़े वो उधर से इनकरेज होके आए प्राइम मिनिस्टर इजराइल के, और आगे के साथ उन्होंने ये किया। तो अब आप ये देखें कि गोलान हाइट पर जो 3-4 रॉकेट या 3-4 मिसाइल दागे गए थे, जिससे 12 अफराद जहां बाग हुए गोलान हाइट पे, दरूज
नेशनल दुरूज कौम के, और जो कि इजरायली नेशनल भी नहीं थे, उसका उन्होंने कहा मैं बदला लूंगा। वो तो बदला खैर उन्होंने 100-200 मिसाइल उधर दाग दिए इजराइल ने, लेकिन वो एक खामोश हमला था, उसको हिजबुल्लाह ने क्लेम नहीं किया। इसी तरीके से इजराइल ने ये हमला तो कर दिया, लेकिन इजराइल अपने आदाद व सकनात के बरखिलाफ उसने इसको क्लेम नहीं किया इस दफा। इससे तो तजिया ये निकलता है कि शायद वो ये मैसेज देना चाहता है कि अगर आप नहीं क्लेम करते तो हम भी नहीं करते, लेकिन इससे बड़ा मैसेज वो ये देना चाहता है कि अमेरिका को राजी रखना चाहता है कि अमेरिका ने ये यकीनन, जैसे पहले भी अपनी खामोश डिप्लोमेसी की थी अमेरिका ने, जब ईरान ने हमला किया था इजराइल पर अपने काउंसलेट को नुकसान पहुंचने के बाद सीरिया में, तो उस वक्त भी अमेरिका और बाकी डिप्लोमेट्स ने इस पे बड़ा काम किया था। एक मेजर्ड किस्म का रिस्पांस होना चाहिए। तो अब अमेरिका ने कहा होगा कि क्लेम ना करो, ताकि हम दोबारा डिप्लोमेटिक तरीके से इस आग को ज्यादा ना फैलने दें। ठीक है, इसको बिल्कुल आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई है इसराइल की तरफ से इस वाक़े पर, जैसे आपने अभी भी कहा कि काउंसलेट पर जब अटैक किया गया था, ईरान ने उस वक्त भी रिटेलिएट किया था, इसराइल की तरफ से भी जवाब दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की, उस पर भी बहुत ज़्यादा मुतनाज़ स्टेटमेंट्स हैं। अभी तक उसकी जो तहकीकात हैं वो भी मंजर आम पर नहीं आ सकी हैं। बहुत से लोगों का शक उस पर भी इसराइल की तरफ ही दिखाई दे रहा है। और अब ये इस्माइल हानिया वाला जो वाक़या है ये एक बार फिर से हो चुका, तो बार बार ईरान को प्रोवोक किया जा रहा है कि वो किसी बड़ी जंग में शामिल हो जाए। जी, और ईरान भी नहीं चाहता था कि किसी बड़ी जंग में शामिल हो जाए, क्योंकि ईरान इस वक्त चाहता है कि वो अपनी माशी हालात जो इस वक्त है अबतरी के तरफ, उसको मजीद अबतर ना होने दे, क्योंकि वहाँ के अवाम सड़कों पे निकल आए थे इस मामले में। तो वहाँ के अवाम में भी कुछ डिसेंशन शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से ईरान चाहता था कि ऐसा ना हो। लेकिन ईरान के लिए मजबूरी हो जाएगी कि वो इस जंग में अगर उसको मजीद उस पर हमले किए गए, तो ईरान अपने कौमी वकार और अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए इसमें ईरान कूदना ही पड़ेगा उसको। फिर डिप्लोमेसी धरी की धरी रह जाएगी और ईरान कूद पड़ेगा। और जब ईरान कूद पड़ेगा तो अमेरिका ने अपने कार्ड बड़े वाजे किए हुए हैं। अमेरिका ने अपने पॉलिसी आज नहीं बरसा बरस से वाजे की हुई है कि ईरान को जब इजराइल को जब भी नुकसान पहुंचेगा या इजराइल पर जब भी हमला होगा तो हम इजराइल का साथ देंगे। इसीलिए तो बैरी बेड़े खड़े हुए हैं वहाँ। इसीलिए तो अच्छा जमील साहब, हर कोई इस वक्त ये जानना चाहता है इस्माइल हानिया की शहादत के बाद कि हमास का जो मुतवक्के सरबराह है वो अब कौन होगा? हमास के सरबराह तो खैर चलें उसमें इस वक्त तक वो मंजर आम पर नहीं लाए हैं, लेकिन वो बेमायने है। हमास एक नजरिया है, हमास का कोई भी शख्स उसका सरबराह हो तो यही हालात होंगे जो आप देख रहे हैं। हमास को अगर आप इस वक्त फलस्तीन का हर बच्चा हमास है ना, फलस्तीन का हर बच्चा इस्माइल हानिया है, तो लिहाजा जो सांस ले रहा है वो इस्माइल हानिया है, तो लिहाजा वो एक तहरीक है। इसलिए जो इस किस्म की तहरीकें हों उसके लिए लीडर कौन होगा वो ज्यादा उसके मायने नहीं होते। असल मायने ये होता है कि वो तहरीक तो कमजोर नहीं होगी, नहीं महसूस होता। अगर ये आग भड़की तो जो इस वक्त मशरिक़ वस्ता में रहने वाले बासी हैं जो कि सख्त तरीन कंट्रोल में हैं अपने रूलर्स के, वो तमाम के तमाम इस्माइल हानिया बन जाएंगे, क्योंकि उनके दिल धड़कते हैं फलस्तीनियों के साथ। आप पाकिस्तान की बात कर लें, चाहे खामोशी सही, लेकिन अगर आप गली में निकल जाएं और सड़कों पर निकल जाएं और पूछें तो हर आदमी फलस्तीन के बारे में और साथ देने के बारे में बात करेगा, साथ है। तो इस लिहाज से अगर बॉटम अप प्रेशर हुआ तो बड़ी कुर्सियां हिलेंगी इस इलाके में, इस पूरे खित्ते में, और वो कुर्सियां उलट भी सकती हैं। और जब ये उल्टेंगी तो सारे के सारे ये ममालिक इजराइल की तरफ दौड़ सकते हैं, इजराइल की तरफ। और इजराइल को यही तो खदशा और खतरा है जिसकी वजह से वो ईरान को न्यूट्रलाइज करना चाहता है। ईरान को न्यूट्रलाइज करने का, आखिरी बात कर दूं और बहुत अहम बात है कि ईरान को न्यूट्रलाइज करने का एक और बड़ा मुश्तरका मकसद अमेरिका, वेस्ट और इजराइल का ये है कि उसकी इनरिचमेंट यानी कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट 65% तक पहुंच गई है, जो कि चंद दिनों में एटम बम बना के उसके पास लॉन्चिंग सिस्टम है, वो जब चाहे बना के, शायद बना भी लिया हो, उसका इस्तेमाल कर सकता है।
इसीलिए इजराइल मचल रहा है और पहले कई बरस से चाहता था कि हमला करे और न्यूट्रलाइज करे। इसीलिए साइंटिस्ट को उनके मारा, इसीलिए उसने बहुत सा दफा कोशिश की कि उसके न्यूक्लियर एसेट्स जहां पड़े हुए हैं उसके हमला करके न्यूट्रलाइज कर दे, जो नहीं हो सका क्योंकि ईरानियन ने उसको बहुत डीप रखा हुआ है। तो वो ये तीन चार चीजें हैं जिसकी वजह से वो तिल मिला रहा है इजराइल और अमेरिका। उसमें अगर न्यूट्रलाइज हो जाता है इसकी कैपेबिलिटी और एटम बम जो इससे पहले के ऐलान करे ईरान, तो वो मकसद भी पूरा नहीं होना देना चाहते हैं। तो इन तमाम चीजों को अगर बाकी नजर में रखें तो चीजें ये कॉम्प्लेक्स बात है, कॉम्प्लेक्स हो रही है। ठीक है, अच्छा जमील साहब एक कमेंट ये भी चाहूंगा, बहुत से ममालिक की हमने स्टेटमेंट देखी हैं, बड़ी सख्त स्टेटमेंट आई हैं, कतर के अमीर की तरफ से भी, उनके जो वजीर खारजा हैं उनकी स्टेटमेंट बड़ी हमने देखा हार्श स्टेटमेंट है। उसके बाद तुर्किया की अगर हम बात करें, हम रूस की बात करें, चाइना की बात करें, तो कुछ इस्लामी ममालिक अब आपको लगता है कि वो मिलकर बैठेंगे ईरान के साथ, इस मसले का मजीद कोई हल निकालने की कोशिश की जाएगी, या उसी तरह से जैसे इस्लामी ममालिक के हवाले से बात की जाती है कि इकट्ठे नहीं बैठे हैं, फ़लस्तीन का भी कोई हल नहीं निकाल सके हैं, इस मसले का हल भी नहीं मिलकर निकालेंगे? सिवाय तुर्की के इस मामले में वही हाल होगा जो OIC के ममालिक ने पहले सरबराहान की अपनी मीटिंग में किया है। थोड़ी सी तुर्श और बात कर जाएंगे, रेजोल्यूशन पास कर जाएंगे, लेकिन जब तक जो मैंने अभी चंद लम्हे कबल बात की कि ये सिलसिला जारी रहा तो वहाँ की आवाम उठ खड़ी होगी, बॉटम्स अप प्रेशर जिसको मैंने इस्तेमाल किया लफ्ज, तो वो अगर हो गया तो फिर ये कुर्सियां जब मुतज़लज़ल होंगी तो फिर ये अपने फैसले चेंज कर सकते हैं। और OIC एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जो अक़वाम मुत्तहिदा के चैप्टर 8 के तहत बनी है और जिसकी बड़ी ताकत है, लेकिन उस ताकत को कभी इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि ये सारे सरबराहान इन्फ्लुएंस में हैं अमेरिका के और इजराइल के और वेस्ट के, जिसकी वजह से वो इजराइल के खिलाफ कोई डायरेक्ट फैसला नहीं करते हैं, कोई सैंक्शन नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से 40 ममालिक की आर्मी भी लेके बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकेंगे। सिर्फ तुर्की के प्रेसिडेंट ने बहुत ही एक जामे और खतरनाक बयान दिया। वो कहते हैं, अभी 29 तारीख का बयान है, ये नेट पे अवेलेबल है, कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी फौजें भी इजराइल में उतार सकते हैं। तो ये बहुत खतरनाक बयान है और ये बहुत अहम बयान है। तो तुर्की के तरफ से तो आप समझ सकते हैं, और तुर्की का मतलब है नेटो मुल्क है, तुर्की में अमेरिका के एटमी हथियार नस्ब है नेटो के तरफ से, तो उस लिहाज से तुर्की बहुत अहम मुल्क है। अगर वो बेपर गया तो फिर मामला बहुत खराब हो जाएगा। एक साथ इस वक्त रशिया और चाइना के भी बहुत अच्छे और ईरान के भी बड़े अच्छे ताल्लुक हैं। ठीक है, लेकिन जमील साहब इस तमाम तर तनासुर में आप अमेरिका की स्ट्रेटजी को किस तरह से देख रहे हैं? एलन मस्क ने डॉलर तबाह होने के हवाले से भी बात की है, अमेरिका के दिवालिया होने से मुतालिक भी उन्होंने खबरदार किया। अमेरिका की जो अपनी सिचुएशन, उन्होंने कहा कि अमेरिकी डॉलर तबाही की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम कर्जों की तरफ देखें तो कर्जों का जो बढ़ता हुआ अंबार है वो भी अमेरिका को दिवालिया कर सकता है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये अमेरिका के 35 ट्रिलियन यानी अरब नहीं खरब डॉलर्स का उनका डेट है, और 60% जो उनकी आमदन है वो उनके कर्ज के इंटरेस्ट में चली जाती है। तो एलन ने बिल्कुल सही बात की मस्क ने कि ये दिवालिया के खिलाफ है, लेकिन तखमीना ये है, जो इकोनॉमिस्ट हैं दुनिया के, वो कहते हैं कि दिवालिया होते हाथी है ना बहुत बड़ा, तो ये उसमें भी टाइम है दिवालिया होने में। उससे पहले अमेरिका दुनिया के सबसे बड़ी अस्करी ताकत है, तो इस लिहाज से मिलिट्री ताकत है, उस लिहाज से इस 10 सालों में या 12 सालों में या 8 सालों में कितना नुकसान पहुंच सकता है दुनिया को, इसका अंदाजा करना बहुत मुश्किल है। लिहाजा वो इस वक्त मैं उसको इतनी अहमियत नहीं दूंगा कि अमेरिका की माशी हालात क्या है, वो डॉलर प्रिंट करता जाएगा जब तक स्विफ्ट सिस्टम है, जब तक फाइनेंशियल सिस्टम कंट्रोल में है अमेरिका के। अमेरिका 10 से 15 साल और 20 साल भी फेंक सकता है। तो ये खुशफहमी में दुनिया को नहीं रहना चाहिए कि अमेरिका की मईशत जो है वो बस बिल्कुल गिरने वाली है, लेकिन अमेरिका की ताकत अभी उसको 10-12 साल लगेंगे, क्योंकि चाइना उसके पैरेलल आने में वो इस 10 साल लेगा, चाइना और रशिया मिलकर, या 5 से 10 साल लेगा। उस वक्त तक अमेरिका की जो अपनी वो है बदमाशी वो जारी रहेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साबिक सफ़ी जमील अहमद खान साहब हमारे साथ कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, एक खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये मुहावरा तो हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन ऐसा अब असल में भी हो चुका है और उसका कुछ अमली मनाजिर भी हम आपको दिखाएंगे। इस मुहावरे का जो मुवाजना है वो उस बच्चे के साथ किया जा रहा है जिसने इसको हकीकत कर दिखाया है। 11 साला ये बच्चा है जिसने खुद से सब कुछ पढ़कर समझकर अपने रूम में रॉकेट तैयार कर लिया है, जिसके कुछ मनाजिर आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। चीन के इस बच्चे ने इंटरनेट सार्फिन को उस वक्त दंग कर दिया है जब उसने 600 लाइनों पर मुश्तमिल कोड तहरीर करके अपना रॉकेट तैयार कर लिया है। जी हाँ, वाकई ये 11 साला बच्चा है जिसके हवाले से हम आपको बता रहे हैं, जिसने खुद से फिजिक्स और केमिस्ट्री प्रोग्रामिंग को सीखा है और अब उसे रॉकेट बॉय कहा जाता है। यान होंग सेन नामी बच्चे ने सोशल मीडिया पर रॉकेट की तैयारी के सफर के बारे में बताया है जिसने लाखों अफराद को दंग कर दिया है। उसके वालिद के मुताबिक जो सयाहत की सनत में काम करते हैं, यॉन का रॉकेट और फल्कियात का जो शौक है जो 4 साल की उम्र में शुरू हुआ। यॉन होंग सेन इस वक्त से रॉकेटों का दीवाना था जब उसने लॉन्ग मार्च 2 की लिफ्ट ऑफ का मुशाहिदा किया और रॉकेट बनाने में उसकी दिलचस्पी उस वक्त शुरू हुई जब वो 8 साल का था। इसके बाद से वो ऑनलाइन कोर्सेज कर रहा था, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री की तालीम भी खुद हासिल कर रहा था। इन मौज़ूआत में बच्चे को शौक को देकर वालिदैन ने अपने घर के एक कमरे को रॉकेट रिसर्च स्टूडियो में तब्दील कर दिया। 2023 में यॉन होंग सेन ने अपना पहला रॉकेट तैयार किया और उसे सेंशेंग का नाम दिया, मगर उसका यह प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सका और रॉकेट लॉन्च के बाद गिरकर तबाह हो गया था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक यॉन होंग सेन ने कहा कि रॉकेट तवक्कुआत की तरह कामयाब नहीं हो सका, जबकि उसके जो स्प्रिंग थे और लिथियम बैटरी थी उसको भी नुकसान पहुंचा था। बच्चे के वालिद ये कहते हैं कि रॉकेट के गिरने के बावजूद उसकी पहली परवाज को कामयाबी ही तस्वुर किया जा सकता है। यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा कारनामा है। इस नाकामी के बावजूद भी यॉन सेंग होंग ने अपने रॉकेट का पहले से बेहतर वर्जन तैयार किया है और उसे तवक्को है कि इस बार लॉन्च कामयाब साबित होगी। और उसके वालिद ने बताया है कि यॉन सेंग होंग मुस्तकबिल में यूनिवर्सिटी में तालीम भी हासिल करना चाहता है। तो बड़ी एक ज़बरदस्त न्यूज़ थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, आजकल एक मुहावरा है जो कि हम हर किसी से सुन रहे हैं कि तुम कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हो, यूरोप जा रहे हो या अमेरिका जाने का मूड है, वीज़ा कहाँ का जल्दी लग जाएगा। ये वो बातें हैं जो आजकल पाकिस्तान का हर दूसरा नौजवान करता दिखाई दे रहा है। नौजवानों की एक बड़ी तादाद जिन्हें किसी भी मुल्क की तरक्की और रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन समझा जाता है, इस मुल्क में नहीं रहना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हर दूसरा दोस्त या अजीज़ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया या फिर किसी यूरोपीय मुल्क में ज़िंदगी गुजारने ख्वाब देख रहा है। आखिर क्यों हमारी नौजवान नस्ल अब इस मुल्क में नहीं रहना चाहती है? क्या उन्हें इस मुल्क में अपना मुस्तकबिल खतरे में नजर आता है या फिर कोई और खदशात हैं? मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले इंतहाई हुनरमंद अफराद की जो तादाद है वो 2022 में 20,865 थी, जो 2023 में बढ़कर 45,687 हो गई। ताहम ये रुझान 2024 में भी जोर शोर से जारी है, जबकि 40 मुख्तलिफ कैटेगरीज में मई तक के आदाद शुमार के मुताबिक 3,81,000 से जायद हुनरमंद अफराद काम की गर्ज से बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। इनमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं और IT माहिरीन की भी बहुत बड़ी तादाद शामिल थी। हमारा पासपोर्ट डायरेक्टोरेट पहले भी हज़ारों की तादाद में रोज़ाना पासपोर्ट बनाता था, मगर ये तादाद दुगनी हो चुकी है। इस्लामाबाद में फ़ॉरेन ऑफिस के बाहर इन्हीं नौजवानों का हुजूम देखकर भी इस बात का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि नौजवानों की वर्क फोर्स मुल्क में रहने को तैयार नहीं है। क्या हम सिर्फ मुल्क में ज़र मुबादला आता देखकर खुश होते रहेंगे या फिर ब्रेन ड्रेन को मुल्क में रोकने के भी कोई इक़दाम किए जाएंगे? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अली रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुड मॉर्निंग जी। नौजवान किसी भी माशरे की ताकत हैं, लेकिन हमारे मुल्क से हमारी जो ये ताकत है ये अब बाहर के ममालिक में शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। हमारे नौजवान हमारे मुल्क की हालात से अब मुतमईन नहीं दिखाई दे रहे बिल्कुल भी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं लास्ट टाइम आपसे आई केम लास्ट ईयर इसी टॉपिक पे थोड़ी सी बात हुई थी, तो उससे 3 times मोर पाकिस्तानी लेफ्ट। ठीक है, लाइंस लगी हुई हैं पाकिस्तान में पासपोर्ट ऑफिस पे डिलेज की। ठीक है, एंड दे आर मेकिंग मनी ऑल्सो इवन फ्रॉम द पासपोर्ट्स। अभी पाकिस्तानी तो जा रहे हैं बट विदाउट एनी स्किल सेट्स जा रहे हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वो कम हैं, ज़्यादा दे आर मिडिल क्लास पीपल हु आर लिविंग पाकिस्तान। जो लेबर तबका, जो लेबर भी नहीं, सेमी स्किल्ड लेबर तो ऑलवेज दे वेंट फॉर मिडल ईस्ट। ठीक है, और यहाँ दे गो टू मलेशिया, इंडोनेशिया, लाइक लो लेवल पेइंग कंट्रीज में ना। यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, सारे हाई स्किल्ड हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जो विदाउट स्किल सेट जाते हैं तो वहाँ पे जाके वो
पाकिस्तान की बदनामी का भी बाइस बनते हैं जी। और उनके साथ फिर जो बिहेवियर होता है वहाँ पे, अभी लास्ट कुछ फ्यू डेज अगो, दिन पहले की वो वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हुई, वो भी मैं चाहूँगा कि वो भी आप बताइएगा। बड़ा ही अफसोसनाक वो वाकया था, जिस तरह से मारा पीटा जा रहा था, खवातीन के साथ भी जो सलूक किया जा रहा था। अच्छा, देयर आर टू डिफरेंट वर्जन फॉर दैट। ठीक है। वन वर्जन इज के दैट इज वन इज कॉल्ड, एक है इस्लामोफोबिया, एक है पाकिस्तान फोबिया। वो अच्छा। बच्चों ने पहले कुछ वहाँ पे कोई लेडी पुलिस खातून थी मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे, उन्होंने उनको इस्लामोफोबिया के ऊपर कुछ जुमले कहे, ठीक है, और उन्होंने बच्चों ने रिएक्ट किया, बच्चों ने फिर उनको पहले पंच किया, ठीक है, एक्चुअल वर्जन। बाद में वीडियोज आई हैं, उनको लेडी इंस्पेक्टर्स की उन्होंने नाक तोड़ी है। फिर उन्होंने हेट्रेड स्पीच की, पुलिस वाले और आ गए, उन्होंने मेल पुलिस वाले, और उन्होंने पकड़ के उनको स्टैंपिंग की, उनको मुंह के ऊपर और शूज के साथ मारा। वो दैट इज कॉल्ड पाकिस्तान फोबिया, ठीक है। हालांकि वो दोनों बच्चे देवर पाकिस्तानी ब्रिटिश, उनके एक भाई पुलिस में हैं, बड़े भाई सर्विंग हैं, ठीक है, ठीक है, और वो उन्होंने फिर अपॉलजी भी कर ली है, क्योंकि वाई वी आर एट द एंड, आई लिव इन लंदन फ्रॉम लास्ट 26 years, मेरी बैचलर्स मास्टर्स मेरी डॉक्टरेट सारी वहाँ से है, ठीक है, बट एट द एंड वी आर सेकंड सिटीजन, वी आर नॉट फर्स्ट सिटीजन्स। और उसके पीछे ना बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। पाकिस्तान से बाहर सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी ओवरसीज यूके में हैं, जी, ठीक है, और योर ब्रदर इज ऑल्सो देयर फ्रॉम लास्ट 12 years। जी, जी। तो अभी हालात ख़राब हैं। अभी मैंने आपको एक वो सर्वे आपने जो मुझे दिखाया बिल्कुल ऐसी, उसमें जो मैं देख रहा हूँ कि वो जो एक नेगेटिव पोल है पाकिस्तानियों में अगेंस्ट पाकिस्तान, वो सबसे ज़्यादा इंडिया में है, फिर उसके बाद यूके का 7th नंबर है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर यूएसए आई थिंक 10th नंबर पे है, इस तरह करके ना। और देयर इज अनदर वर्जन ऑल्सो, नो पॉजिटिव पाकिस्तान, वो नंबर 1 पे लविंग कंट्री फॉर पाकिस्तान इज टर्की, देन इंडोनेशिया, देन चाइना, इस तरह करके वो भी सर्वे है, ठीक है। तो आई विल ऑलवेज रिकमेंड टू गो विद द प्रॉपर स्किल सेट्स, उस पर भी बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो मुल्क में महंगाई की सूरत हाल हो चुकी है, जो हालात इस वक्त हो चुके हैं, जिस तरह से लोग बिजली के बिल्स दे रहे हैं, जिसकी 40,000 तनख्वाह है उसको 35,000 बिल आ रहा है, फिर वो करे तो करे क्या? अच्छा, वो तो एक है। टुडे आई एम इन लाहौर, आई वाज इन इस्लामाबाद यस्टरडे, ठीक है। तो मैं अभी गाड़ी में से बाहर निकला हूँ तो मेरी गाड़ी पानी में डूब गई, ठीक है, एंड आई हैव सीन कोई 15 मोटर बाइक्स वाले, उनके मोटर बाइक्स भी वहाँ पे अंदर ही पानी में खड़े हुए थे जी। तो लिविंग इन पाकिस्तान इज लाइक लिविंग इन हेल, ऑब्वियसली, ड्यू टू पॉलिटिकल इशूज, ड्यू टू फाइनेंशियल इशूज, एंड इसीलिए फिर लोग वो कहते हैं कि यार यहाँ पे भी तो हमने घुट घुट के मरना है, तो वहाँ पे जाके जलील होके मर जाएं, ठीक है। मैं अभी किसी से कल बात कर रहा था कि इंडिया हमसे 20 years पीछे था, अभी इंडिया हमसे 30 years आगे चला गया, ठीक है। तो हमारी बहुत इज्जत थी यूके में, यूरोप में, यूएसए, कनाडा में, हमने अपनी ब्रांड इमेज को डेवलप कर लिया था, बट उसको फिर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। इंडिया ने, देयर इज अ स्पेशल उनकी टास्क फोर्स है जो पिछले 20 years में इंडिया को उन्होंने एज अ ब्रांड बनाया है, इंडियंस। आई वाज इन मलेशिया, सिंगापुर, चाइना, मलेशिया, सिंगापुर एंड जापान फॉर 3 months। फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में अभी मैं गया हूँ, मैं कहा फार ईस्ट में देख लूँ। हर कंट्री में, कुआलालंपुर में लिटिल चाइना है, जापान में लिटिल चाइना है, सिंगापुर में लिटिल चाइना है, ठीक है। उसके साथ ही कुछ 5 मिनट की वॉक पे लिटिल इंडिया भी बने हुए हैं, वहाँ पे हर इंडियन सामान मिलता है सब। तो मैं उनसे पूछा, जो लोकल पाकिस्तानी रहते हैं, आई मेट विद द एम्बेसडर्स ऑल्सो, कि जी आपने कोशिश नहीं की कि लिटिल पाकिस्तान एक मार्केट आप ले लें, आप भी ले लें? तो उनके पास कोई आंसर नहीं था। दे सेड हमें तो सिर्फ पेज मिल रही हैं, और सबसे ज़्यादा भाई आपके भी वहाँ पे हैं, मैं भी वहाँ पे हूँ काफ़ी। आई एम सरप्राइज्ड कि आई मेट विद, अभी मैं पाकिस्तान आया हूँ फ्यू वीक्स अगो, तो आई मेट विद, पहले सबसे ज़्यादा जाते होते थे जो पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं बाहर, या पॉलिटिशियन सेटल होने। अभी नया ट्रेंड सुने आप ज़रा। आई मेट विद द पुलिस हाई ऑफिशियल्स, SHOs, इंस्पेक्टर लेवल, तो सारे कहते हैं जी सुबह डॉक्टर साहब हमें ना वीज़ा करवाते हैं, ठीक है, हम चले जाते हैं। अभी नया ट्रेंड SP, DIGs, मैं उनसे मिला, पिक्चर खिंचवाई, तो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें मौका मिल जाए ना बाहर जाने का, तो हम खुदा की कसम, ये एक DIG के अल्फाज हैं, SPs तो हैं सारे, हम वापस ना आए तो आप क्यों आते हैं? तो मैंने कहा कि फिर आपकी बीवी बच्चे तो उधर हैं। कहते वो आगे उधर ही हैं, हम उनको मिलने चले जाते हैं, हम चाहते हैं हम
कि हम 365 डेज शिफ्ट करते हैं, बट हमारी 20th ग्रेड की जॉब्स हैं, 19 ग्रेड्स के ऑफिसर्स हैं। आई एम सरप्राइज्ड, लाइक ये ब्यूरोक्रेसी, ये नया ट्रेंड है ना, मैं बहुत सरप्राइज बात कर रहे हैं। जो हम तो आज आम आवाम को डिस्कस कर रहे हैं जो कि महंगाई से तंग आ गई है, जिसके हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी भी है और वो उनके पास स्किल भी नहीं है, जो कि हुकूमत ने ही उन्हें स्किल सेट भी फराहम करना है, लेकिन किसी भी तरफ हम देख रहे हैं कि काम नहीं हो रहा। हाँ, मैं एक तो मुझे चलो गुस्सा है, मेरी गाड़ी पानी में डूब गई, ठीक है, बड़ी गाड़ी थी, मैं स्टिल इट्स, मगर उसके अलावा गुस्सा ये है कि वो इंडिया ने प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लान बना के पाकिस्तान का इमेज डिस्ट्रॉय किया, अपना बिल्डअप किया 20 ईयर्स। हमें भी उन्होंने दहशतगर्दी वाले एक सिनेरियो में पेश कर दिया, ठीक है, पाकिस्तानियों को, ठीक है। मैं अभी आपकी नई चीफ मिनिस्टर हैं मरीम, ठीक है, जी। बड़ी ब्रांड कॉन्शियस है, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब भी ब्रांडेड सूट पहनते हैं, ब्रांड, दे नो व्हाट इज ब्रांड, हाउ टू बिल्ड। उन्होंने अभी तक कोई एक टास्क फोर्स तक नहीं बनाई कि वो पाकिस्तान का इमेज डेवलप करें। तो जहाँ पे भी जो लोग जाते हैं, सोशल मीडिया ठीक है कि वो बैगर्स, लाइक वो भिखारी, वो एक अलग स्टफ है, वो हमारी ज़रूरत है, ठीक है। बट मैं अभी मलेशिया था, मुझे लोग वीडियोस दिखा रहे थे पूरे भिखारियों का, घर में भिखारी बड़े हुए थे, उन्होंने पकड़ा है उनको और वो बकायदा पूछ रहे हैं आप कहाँ से हैं। यही हरकत पिछले साल सऊदीया में हुई, सऊदीया में सारे भिखारी कहाँ से थे, यूएई में भी हुई है, यूएई में हुई है, एक स्टेटमेंट भी आई है यूएई से भी और सऊदीया से भी कि इस तरह के लोगों को पाकिस्तानी गवर्नमेंट को देखना कि ना भेजा जाए। और सबसे ज्यादा पंजाबी हैं बाहर, पंजाबी पाकिस्तानी पंजाबी हैं सबसे ज्यादा बाहर। तो कल परसों में बैठा हुआ था किसी पॉलिटिशियन के साथ, बड़े फेमस, तो वो कह रहे थे कि यार बड़े बुरे हालात हैं, वो पंजाब की पग को लग गया दाग। तो मैंने उसको कहा कि नहीं यार, इतने बुरे हालात हैं कि जाग पाकिस्तानी जाग, तेरी इज्जत को लग गया दाग, अभी हालात इतने खराब हैं। लेकिन अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप एक हमें शॉर्ट आंसर दे दें कि जो पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं आज के डे में उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, ताकि जो लोग जाना चाह रहे हैं उनको ये भी इदराक हो कि बाहर भी अब सिचुएशन को इतनी आसान नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि न्यू कंट्रीज, ट्राई टू गो टू न्यू कंट्रीज जहाँ पे पाकिस्तानियों की इज्जत भी है और काम भी है, कम है, ठीक है। आप फारिस तो पहले ही बहुत ज्यादा है, सॉरी फारिस नहीं है, मिडल ईस्ट में। गो टू सिंगापुर, गो टू मलेशिया, गो टू जापान, ठीक है, उधर आई मेट विद द एम्बेसडर, सिर्फ 25,000 पाकिस्तानी हैं जापान में, 14 करोड़ की आबादी है, 14, मैं समझा था 7-8 करोड़ है, ठीक है, 14 करोड़ की आबादी है, 25,000 पाकिस्तानी है। और जो मैंने सेकंड क्वेश्चन किया एम्बेसडर से कि इंडियन कितने हैं, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब 50,000, बकायदा फिगर्स हैं, तो इसलिए हम अभी भी कम्पीट कर सकते हैं, ठीक है। मलेशिया में पाकिस्तानी हैं बट इंडियंस वहाँ पे, लेकिन ये क्या प्रॉब्लम है, एवरीवन इज ट्राइंग टू गोइंग टू यूके और कनाडा और अमेरिका, ये एक प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मेरी एक किसी टीवी चैनल वाले से कल भी बात हो रही थी, डिस्कशन, कि जो एजेंट्स हैं पाकिस्तान में ना, वो खुद कभी बाहर गए नहीं हैं, एंड दे हैव बिकम दी एजुकेशन एक्सपर्ट्स और इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स। वो बच्चों को कहते हैं कि जी पाउंड्स और डॉलर ना दरख्तों पे लगे हुए हैं, सिर्फ जाना है, दरख्त देखना है, चढ़े आना ऊपर, तोड़ने हैं। और जो अब मैं लैंग्वेज, जो लड़कियां हैं, जो लोकल अमेरिकन या ब्रिटिश गोरियां हैं, वो पार्कों में बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं कि यू कैन हैव, इस तरह के ख्वाब बच्चों को दिखाए जा रहे हैं, गलत ख्वाब दिखाकर उन्हें बाहर भेजा जा रहा है। ठीक है, अच्छा, वक्त की आज हमारे पास कमी है। बहुत शुक्रिया इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपर्ट डॉक्टर अली रजा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप न्यू की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी इस वक्त बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे। बराह रास्त ये मनाजिर थे जहाँ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई मौजूद थे और कल ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जहाँ हमास के सरबरा सुलेमान, हमने देखा कि किस तरह से उनको शहीद किया गया है, इस्माइल हानिया को, और उनकी शहादत के बाद उनकी जो नमाज जनाजा है वो इस वक्त अदा की जा रही है। प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं नाजरीन, और एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करनी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ सोचते हैं और पहला कदम उठाने में भी हिचकिचाहट महसूस करते हैं, लेकिन हमें हमेशा बस हिम्मत करने की ही ज़रूरत होती है कि कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाती है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, और आज की हमारी स्टोरी आपको बेहतरीन मोटिवेशन भी फराहम करेगी, क्योंकि बहुत से ऐसे तालीम याफ्ता नौजवान हैं जिनके लिए ई कॉमर्स वेबसाइट अमेज़ॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उन्हें अपनी तख्लीकी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करने के साथ साथ लाखों डॉलर्स कमाने का मौका भी फराहम करता है। ख़ास तौर पर अमेज़ॉन किंडल पर सेल्फ पब्लिशिंग एक शानदार ऑप्शन के तौर पर सामने आया है जिसने हज़ारों लोगों के लिए काम करने के नए रास्ते भी खोले हैं।
अगर आप हालात हाज़िरा पर लिखने की सलाहियत रखते हैं, मवाद को मुनज़्ज़म करने में महारत रखते हैं या फिर तख्लीकी अंदाज में अपने काम को पेश कर सकते हैं तो किंडल आपके लिए बेहतरीन इंतखाब भी हो सकता है। यहाँ बच्चों की जो तस्वीरी किताबें हैं उससे लेकर दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों तक हर किस्म का मवाद भी मौजूद होता है। कैसे ही हुनरमंद ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर हैं सैयद वकास हाशमी, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जिन्होंने नौकरी छोड़कर अमेज़ॉन किंडल पर काम अपना शुरू किया है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह महाना हज़ारों वो कमाते थे और अब वो लाखों में कमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया वकास आपका हमें वक्त देने के लिए, हमारे शो में हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आजकल जो इकोनॉमिक क्राइसिस हम देख रहे हैं अपने मुल्क में, तो महाना हज़ारों में आप कमाते थे, अब किस तरह से आपने ऑनलाइन कारोबार शुरू किया और किस तरह से आपकी जो अब अर्निंग है वो लाखों में आ चुकी है, किस तरह से पॉसिबल हुआ? पहले तो मतलब बहुत शुक्रिया आपका, और सेकंड ये कि ड्यूरिंग लॉकडाउन, ये लॉकडाउन आपको पता है कि इस वक्त हर चीज़ क्लोज हो चुकी थी, और हमारी भी जो कंपनी जहाँ पे मैं मतलब था एज ए मतलब मैनेजर था वहाँ पे, तो उन्होंने भी कहा कि आप अभी जा सकते हैं फॉर एटलीस्ट अ मंथ। तो मंथ के बाद जब कॉल की कि सर 1 मंथ हो चुका है तो कोई मतलब अब आप बताएं कि क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि जी अभी तो कुछ उसमें नहीं है, मतलब कोई पे वगैरह नहीं है, तो अभी आप सुकून उसमें करें। तो उस वक्त हमें ये एक चीज़ महसूस हुई कि जॉब जो है वो आपका लास्ट पॉइंट नहीं है, आप इसे आगे भी आप जा सकते हैं। ठीक है। तो जब लॉकडाउन हुआ तो उस वक्त मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मतलब मिली कि जो ऑनलाइन की साइट पे लेके जा सकती थी। उसमें से एक ये जो टॉपिक है हमारा ई बुक्स का, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि अभी तक किसी को यहाँ पे मालूम नहीं है। मतलब पाकिस्तान में मैंने भी जब डिटेल्स में आपसे भी जब ब्रेक में पूछ रहा था कि अमेज़ॉन किंडल है क्या, जी, तो अमेज़ॉन किंडल असल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर राइटर्स, ऑथर्स या ऐसे लोग जो कि जिनमें कोई लिखने की कोई ख़ास एक मतलब सलाहियत है, वो अपना कंटेंट वहाँ पे लिख के और उसको वो बेच जा सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। तो आपको पता है कि रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान में तो है नहीं, अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तान में सिवाय सिलेबस की बुक्स की हमने आज तक कभी कोई बुक ना कभी खरीदी है ना कभी हमने रीड की है। बट जो गोरे हैं, मतलब बाहर आप अगर जाएं, जैसे आपका जो यूएस हो गया, यूके हो गया, वहाँ पे रीडिंग एक प्रॉपर एक हॉबी है जी। लोगों के घरों के अंदर प्रॉपर एक कॉर्नर होता है जहाँ पे उन्होंने बुक्स वहाँ पे रखी होती हैं। तो जब ये लॉकडाउन हुआ तो अमेज़ॉन को ये उस वक्त फील हुआ कि अब लोगों का बाहर निकलना थोड़ा सा मतलब जरा उसमें हो गया, तो इसलिए किंडल तो खैर बहुत मतलब पुराना है, ये 2007 से ये मतलब है यहाँ पे सिस्टम में, लेकिन प्रॉपर इसको जब बूम आया है वो इसको ड्यूरिंग लॉकडाउन आया। ठीक है। तो उसमें ऐसे ऑथर्स जिनको प्रिंटिंग की कॉस्ट बहुत मतलब हाई थी, जिनको बाहर जो निकलना मतलब काफ़ी ज़्यादा हो गया था प्रॉब्लम, तो उन्होंने फिर उस वक्त अपनी बुक्स लिख के ऑनलाइन सेल करनी शुरू कर दी। ठीक है। अब अगर आप इसकी ये बात करते हैं कि मैं इस पर किस तरह आया, तो मैंने आपको पहले मतलब बताया कि ड्यूरिंग जब ख़त्म हो गई तो उस वक्त कोई और ऑप्शन था नहीं। ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं किसी ऐसी सैचुरेटेड मार्केट में मैं घुसता जहाँ पे ऑलरेडी बहुत से लोग हैं जी। उसमें आपको सर्वाइव करना फिर काफ़ी मतलब आपको हो जाएगा, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने ये वाली जो नीश थी इसको मैंने चूज़ किया। इसमें मैंने पहले एक स्किल सीखी इसको हम कहते हैं नीश टॉपिक की हंटिंग। जैसे आप मार्केट के ट्रेंड्स होते हैं या आप प्रोडक्ट हंटिंग में आप आते हो, सेम वे में जो अमेज़ॉन किंडल होता है उसकी बुक्स के टॉपिक्स की हंटिंग भी होती है। ऐसे टॉपिक्स जिसमें कंपटीशन कम हो, जिसकी डिमांड हाई हो, उन टॉपिक्स पे लोग बुक लिखते हैं और उनको टॉपिक्स रिक्वायर्ड होते हैं। आप अगर कोई ऑथर है या कोई अगर राइटर है उसके पास तो कोई टॉपिक नहीं है, तो वो फिर हमसे वो फिर टॉपिक खरीदते थे। और एक जो नीश है वो आप इंटरनेशनल मार्केट में एटलीस्ट फ्रीलांसिंग के जो आपके लाइक मतलब प्लेटफॉर्म्स हैं, आप $100 to $200 में आप बेच सकते हैं। ठीक है। और नीश हंटिंग में आपको मैक्सिमम जो है ना वो मैं आपको ये कहता हूँ कि ½ एन आवर का टाइम आपको लगता है, मतलब इसमें इतना टाइम भी नहीं लगता, वक्त भी नहीं लगता, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो बुक होती है, क्योंकि आपको पता है कि बुक आपको रेडीमेड फॉर्म में नहीं मतलब मिलती। बुक जो होती है यू हैव टू लाइक मतलब क्रिएटेड फ्रॉम स्क्रैच, जिसमें पहला आपका है नीश टॉपिक की हंटिंग है, उसके बाद आपका कंटेंट राइटिंग का है। ठीक है। अब कंटेंट राइटर्स के लिए एक बड़ी अच्छी इसमें अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग लिखते हैं वो अपना कंटेंट लिख के बेच भी सकते हैं। ठीक है। तो फिर जो हमारे पाकिस्तानी नौजवान हैं जो किंडल पर सेल्फ पब्लिशिंग करना चाहते हैं, उन्हें कितना सरमाया इसमें फिर लगाना होगा और फिर कितना प्रॉफिटेबल आप इसको देख रहे हैं? देखिए, सरमाया की जहाँ तक बात है, सरमाया तो हर चीज़ में होता है। बिल्कुल। पाकिस्तान में कोई चीज़ ऐसी नहीं है, ओवरऑल भी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप कहें कि मैं बगैर कुछ लगाए बगैर किसी इन्वेस्टमेंट कुछ कमाना शुरू करूँ। इन्वेस्टमेंट आपके टाइम की भी होती है, सरमाए की भी होती है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस वे में उसको आपने आगे लेके चलना है। जहाँ तक आप नौजवानों की बात कर रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ये कि जो मैं आपको स्टेप्स मतलब बता रहा हूँ अभी, ये 5-6 स्टेप्स हैं किसी एक बुक को अगर आपने क्रिएट अगर आपने करना है तो। नंबर 1 टॉपिक की हंटिंग, उसके लिए स्पेसिफिक टूल्स हैं और जो कि पेड टूल्स हैं। कई लोग मुझे कहते हैं कि जी हमें कोई फ्री टूल बता दे, तो भाई फ्री टूल में जो डाटा आपको मिलेगा वो प्रॉपर नहीं होगा। सबको भी
आसानी से अवेलेबल है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो टूल जो है वो इसमें आपके पास यूज़ होते हैं, जिसको एक टूल है इसमें KD स्पाई के नाम से, ठीक है, वो टूल आप खरीद सकते हैं। उसके बाद एक टूल है पब्लिशर रॉकेट के नाम से, जो कि स्पेसिफाइड है, और वो उसको जो डिज़ाइन मतलब किया गया वो स्पेसिफिकली फॉर ई बुक्स किया गया, ठीक है। इसके बाद हीलियम भी है, लेकिन हीलियम एक काफ़ी मतलब ब्रॉड किस्म का एक सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आपके पास जो स्किल आप सीख सकते हैं वो आप सीख सकते हैं कंटेंट राइटिंग की। जो जो राइटर्स हैं, अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक जो कंटेंट राइटर है वो अपनी बुक लिख के इंटरनेशनल मार्केट में अगर वो किसी राइटर को या किसी हाउस को अगर वहाँ पे वो जो करता है सेल, तो वो कम से कम 800 से 1000 USD में बिकती है। अब इसको हम कहते हैं घोस्ट राइटर्स, भूत आपको कहते हैं, जो मतलब बैक एंड पे होगा, जो कि फ्रंट एंड पे नहीं आएगा। तो यानी अल्फाज आपके होंगे, आपको उसकी जो अमाउंट है वो आपको मतलब मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर नाम किसी और का आएगा। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद जो इसकी एक और इसमें जो थर्ड स्किल है वो आती है आपकी डिजाइनिंग की। ठीक है। आपको पता है कि बुक है, बुक का एक कवर है, तो कवर ऑब्वियसली आपने उसको डिजाइन करना ही करना है। तो कवर के लिए उसमें ये होता है कि आप ग्राफिकल के जो भी फील्ड के जो लोग हैं वो प्रॉपर एक वे में एक कवर मतलब बना सकते हैं। ठीक है। और एक जो कवर है वो आपका इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अराउंड 100 में USD में सेल होता है, एक जो है कवर, एक जो कवर। तो अब आप इससे आप जो देख लें कि इसमें कितना प्रॉफिट आपको हो सकता है। ठीक है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट इसमें है, मतलब वो तो हर एक चीज में होगी, हर चीज में। अब जैसे अगर टूल्स हैं तो टूल्स मैं आपको बताऊं कि एक जो टूल है उसकी प्राइस है 97 USD में। एक जो टूल है जो KD स्पाई की मैंने आपको बात की, वो तकरीबन 56 USD में आपको मिलता है। ठीक है। उसके बाद अगर आपने कंटेंट राइटिंग करनी है तो उसके लिए उसको ऑथेंटिकेट अगर आपने करना, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिर वो टूल आपके पास मौजूद है, और ये ऑब्वियसली कोई भी आपने काम करना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि चाहिए होती है, और ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जिस तरह से वकास भी हमें बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया सिर्फ वकास हाशमी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त स्टूडियो में हमारे पास एक टैलेंट हाउस पूरा मौजूद है, जिससे हम आज आपकी मुलाकात भी करवाने जा रहे हैं। और टैलेंट हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका रास्ता बिल्कुल भी नहीं रोक सकती है। कोक स्टूडियो में एक बड़ा ज़बरदस्त धूम मचाने वाला इनका गाना है, जो पहले आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आपकी इनसे मुलाकात। आज पूरे सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि गाना किस तरह से छाया हुआ है, और कोक स्टूडियो में धूम मचाने वाली इन 4 खवातीन से मिलकर आप सब लोगों को भी यकीन आ जाएगा कि जिस तरह पहले ये गली में गड़वी बजाकर गाने वाली खवातीन थी, रातों रात इनकी किस्मत कैसे बदल गई है। ये मेहनत है, ये जज्बा है, ये टैलेंट है, और एक गाने ने इन्हें किस तरह से सुपरस्टार बना दिया है। ब्लॉकबस्टर गाना जो कि मिलियंस को टच कर रहा है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि सरहद पार भी बहुत ज़्यादा वायरल हो चुका है। साजिदा, आबदा, रूहा और सबा लाहौर की रिहायशी हैं, और आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आबदा हमें ज्वाइन नहीं कर सकी, उनकी तबीयत ख़राब थी। साजिदा, रूहा और सबा से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों के वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कैसा लग रहा है गाना आपका? बड़ा हमने देखा लोगों को पसंद आ रहा है, अक्रॉस दी बॉर्डर भी बहुत पसंद आ रहा है, व्यूज़ जो हैं वो दिन ब दिन लाखों में बढ़ते चले जा रहे हैं। शुक्र अल्लाह का, मालिक का एहसान है। हमारे को बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की, हमारा गाना जो मिलियन के हिसाब से चल रहा है। तो ये तवक्को की थी आपने कि ये ऐसा होगा? ये हमने कभी सोचा ही नहीं था कि भाई ये हमने जाके कोक में गाना करना है। ठीक है, बस वो मालिक की रहमत है। ठीक है। तो सबा ये कैसे हुआ सारा कुछ? और आपका जो पार्ट है उसमें वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो बड़ा फेमस हुआ, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, ये मौका कैसे मिला? बस जब अल्लाह की मैं तो बच्चा उठाने के लिए गई थी, छोटा बेबी, तो उसे उठाने के लिए गई थी ना जब मैं, तो जुल्फी अंकल भी वहाँ पे, तो जुल्फी अंकल ने बोल लिख कर दिए। अच्छा। तो अम्मा और खाला घर पे याद करती थी, तो वो बोल मुझे भी याद हो गई। ठीक है। वो बोल मुझे भी याद हुए ना, तो हमको गई ना, तो मैं बच्चा को लोरी दे रही थी। ओ क्यूटी तन्नू मैं समझा रिया, तू चढ़ दे वे फनकारिया वे मर जानिया, ये वाली मैं लोरी दी। तो जुल्फी कहता है ओ माय गॉड, बच्चे में टैलेंट है। तो वो जुल्फी उस वक्त आप एग्जैक्ट इसी तरह से गा रही थी बच्चे को खिलाते हुए? अच्छा, इसी टोन में? हाँ जी। अच्छा, जबरदस्त। तो क्या कहा फिर उन्होंने आपसे? जुल्फी अंकल ने बोला भाई ना बेटा आप भी तो मैक के अंदर बोल दो, तो फिर मैंने भी जाकर 2 बोल दिए। अच्छा, तो सीखती रही हैं आप पहले, या बस देख के शौक हुआ आपको भी?
देख देख के शौक मुझे। पहले कभी नहीं गाया? नहीं गाया। तो ये फर्स्ट टाइम था आपका? हाँ, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। हाँ। जो बाकी वहाँ पे टीम यूनिट मौजूद था, बाकी सिंगर्स थे, उनका रिस्पांस कैसा था? उन्होंने आपकी कितनी तारीफ की? बहुत अच्छी तारीफ की। अच्छा, ठीक है। और रूहा साहिबा, आपका क्या रोल रहा है? आप किस तरह से इस गाने में आई हैं? हमें तो जुल्फी भाई ने यूट्यूब पे देखा है, फिर हमें कोक में लाइक किया उन्होंने। ठीक है। फिर हमने गाना किया। गाना तो हम सबने देखा, बड़ा ही जबरदस्त देखा होगा आपने। जी, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो देखें, जो भी इंसान आज अपनी पिक्चर लगा रहा है या वीडियो लगा रहा है, ऊपर आप लोगों का गाना लगा के वो लगा रहा है। बस ये जब उसकी रहमत होना तो पता नहीं लगता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पहले जिस तरह से एक मेहनत करते रहे हैं, स्ट्रगल करते रहे हैं, वो फेज कैसा था? वो भी बहुत जबरदस्त था। अच्छा, ठीक है। और मेहनत के साथ, बहुत मेहनत के साथ गाना किए एक टेक में। एक टेक में, ये एक बहुत बड़ी बात है। एक टेक में शार्ट नहीं, कट नहीं, इसमें कोई एक टेक में गाना किए और बहुत जबरदस्त और मेहनत से किया। तो कैसे सीखते रहे आप लोग ये गाने? मतलब ये आपकी फैमिली में है? हमारी फैमिली में हमारे सब गाते हैं। सब गाते हैं जी, ठीक है। लेकिन सब गाने वालों को कौन सिखाता रहा है जनरेशन वाइज? ये हमारे खून के अंदर है। खून के अंदर है। कोई नहीं सिखाता, कोई उस्ताद नहीं, कोई हमारा कोई बताने वाला नहीं, हम देख के सीखते। और कितने दिन तक रिहर्सल हुई थी इस गाने की? इस गाने की रिहर्सल हुई है कोई एक दफा ही। अच्छा, रिहर्सल भी एक दफा ही हुई है? एक दफा ही हुई। उसके बाद सीधा शॉर्टकट मारे। ठीक है, शॉर्टकट मारे हैं, ठीक है। अच्छा, क्लिप्स में हम ये देख रहे हैं कि आपको वीडियो में लास्ट में शामिल किया गया आप सबको, तो वो क्या बाद में प्लान किया गया था या फिर किस तरह से वो हुआ? नहीं, वो उसने कहा था कि भाई ये तुम्हारा रक्षे का रोल है, ठीक है, आपने फिर बाद में आना है। वो एक टैग में गाना किया ना, तो पहले उस लड़के का किया वारिस का, उसके बाद हमारा किया उमेर भट्ट का, उसके बाद हमारा रोल लिया उन्होंने। और फारिस से मुलाकात आप लोगों की वहाँ पर हुई, कैसा रिस्पांस था उनका भी? बहुत हंसते हैं वो, बहुत अच्छा है वो, बहुत हंसमुखी है, ठीक है। हर बंदे को शुक्र में रखता है वारिस, जो बिल्कुल ऐसी बहुत अच्छा है वो, बहुत ही अच्छा है। ठीक है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी बहुत से ऐसे हैं, गुलकार भी हैं और एक्टर्स भी हैं जो आपके गाने को बड़ा पसंद कर रहे हैं, आपके गाने को बहुत ज्यादा शेयर करते हमें दिखाई दे रहे हैं। सही बात है। तो वो आपको कैसा लग रहा है? वो हमें बहुत अच्छा लगा है। अच्छा, वो बहुत अच्छा लगा है क्योंकि हमारे गाने को उन्होंने रिस्पेक्ट किए, तो हमें अच्छा लगा है। ठीक है। और सबा, आप अब क्या फ्यूचर के प्लान्स हैं? किसी ने कांटेक्ट किया और किसी गाने के लिए भी आपसे? अभी वो हम गए थे ना वहाँ पे सुबह की फिजा, उधर आंटी ने बोला आपको 3 तराने मिलेंगे वो करने। अच्छा, 14 अगस्त के दिन। ठीक है। और इंडिया में भी हम देख रहे हैं जैसे गाना बहुत ज्यादा फेमस हुआ है, तो इंडिया से भी कोई ऑफर आई है आपको? हाँ, बहुत ऑफर आ रही, अच्छा। कॉल आ रही, वीडियो कॉल आ रही, जैसे यहाँ पे चैलेंज वाले वहाँ पे भी चैलेंज वाले ऑफर कर रहे, भैया आप हमारे से मुलाकात करो ऐसे। ठीक है। तो रोहा साहिबा, पहले किस तरह से, मतलब जब इंसान कोई काम कर रहा होता है, जैसे आप गली मोहल्ले में घड़ियां वगैरह बजा रहे होते हैं, जरिया माश आपका? गलियों में नहीं बजाते। अच्छा, हम तो ठीक है, हम तो घर से ही शुरू हुए, घर से ही अपना स्टार्ट किया। ठीक है, अपनी शादी ब्याह में करते हैं, करते हैं। ठीक है। तो अब कितना आप देख रही है इस बेहतर इस काम को? अब इस काम में बहुत इज्जत मिल रही है, लोग चाह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, सब लोग खुश हो रहे हैं, हम भी खुश हो रहे हैं। ठीक है। रिश्तेदारों का क्या रिस्पॉन्स है? रिश्तेदारों का ये हमारा सब कोई जेलस हो रहे हैं, कोई खुश हो रहे हैं। ठीक है, कुछ खुश भी हो रहे हैं, कुछ जेलस भी हो रहे हैं। और जहाँ पे आप रहते हैं, वो जो मोहल्ले वाले हैं, उनका रिस्पांस कैसा है? हमारा मोहल्ला बहुत अच्छा है। जब आप घर से निकलते हैं तो बच्चे गा रहे गाने। अच्छा, जैसे इंडिया में नहीं गाते बच्चे गाने, वैसे। और सबा हमने देखा है कि वो बहुत ज्यादा फेमस हुई हैं, उनकी बड़ी तारीफ हो रही है। सबा बच्ची है ना? हाँ जी, 12 साल की है ये कोक में इतना बच्चा नहीं गा के आया कोई, उसकी वजह से कुछ इसमें टैलेंट इतने थे, तो उन्होंने देखे भी बहुत अच्छे। ठीक है। और क्रेडिट देंगे आप जुल्फी साहब को कि उन्होंने किस तरह से आप लोगों को वो लेकर आए हैं एक गाने में, इतने बड़े गाने में, और फिर सबा को भी लेकर आए हैं? वो उसका ज़हन है ना, उसने हमें ढूंढा है, ढूंढ के फिर हमें ले गया कोक तक। बिल्कुल। फिर उन्होंने गाना सुना हमारा, कहते आप तो बहुत, फिर गाना किए, कराची ले गए। तो उन्होंने राब्ता आप लोगों से कैसे किया था? सबा को तो चले उन्होंने सेट पर ही देखा, आप लोगों से कैसे राब्ता हुआ? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आपका पहले कुछ चैनल चल रहा है? चैनल रावल हसन के नाम पे चल रहा था। ठीक है। तो फिर जरा मेरा शोर है रावल हसन। अच्छा, ठीक है। तो लाइव जरा हमें सुना दे अब ये गाना जो आपने कोक स्टूडियो के लिए गाया था आप तीनों। ठीक।
मैं सुनिया सी कहानियां वे मर जानिया वे बेबी रक्षा मैं करा लिया मैं तेरे वल्ले आनिया वे मर जानिया वे कुर्ता लिया मैं लुधियाने मैं सुनिया सी कहानियां वे मर जानिया वे बेबी रक्षा मैं करा लिया मैं तेरे वल्ले आनिया वे मर जानिया ओ क्यूटी तेनू मैं समझा रिया तू छड़ दे वे फनकारिया वे मर जानिया वे मर जानिया क्या बात है जी, जबरदस्त। अच्छा, बहुत से हमने सिंगर्स देखे हैं जो लाइव गाते हैं तो उनके गले बैठ जाते हैं, इस तरह से सुर नहीं होता है, उन्हें प्रॉपर स्टूडियो में ही रिकॉर्डिंग करवानी पड़ती है, जो भी वहां पर इक्विपमेंट होते हैं। लेकिन आप लोग, मैं देख रहा हूँ कि लाइव भी आपने बिल्कुल वैसा गाया है। ये बस उसकी रहमत अल्लाह की, ठीक है, लेकिन उनकी दुआ हमारे रेस्टिक नहीं करते, हम घर जाएंगे, हम सालन पकाएंगे, बच्चों को रोटी खिलाएंगे, घर का सब काम करेंगे, ठीक है। लेकिन कभी जब गाते हैं टाइम नहीं है, सुर को भी तो निखारना पड़ता है, बेहतर तो करना पड़ता है। यकीन करो टाइम भी नहीं इतना, 2 मिनट हम बैठ के कोई हम गुफ्तगू करे बहन बहन, ये अपने घर चल जाएगी, मैं अपने घर चल जाऊंगी। अच्छा, ठीक है। तो ये अल्लाह की तरफ से तोहफा मिला। तो आप चाह रहे हैं कि सबा इसको जरा प्रोफेशनली लेकर चलें, सबा को सिखाया भी प्रॉपर चल रहे हैं, हम भी इनके साथ एक डब्बा जुड़ गया हमारे साथ, ठीक है। अल्लाह वार से, अल्लाह अंधों को अल्लाह ना आंखें देगा। चलें जी, बहुत अच्छी बात है जिस तरह से आपका ये गाना वायरल हुआ है। पाकिस्तानी जो हम देख रहे हैं कि जो कूक स्टूडियो की वजह से जिस तरह से फेमस हुए हैं, और वीडियो में भी जो रोल है वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, वीडियो को बड़ी पजीराई मिल रही है। तो अभी फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, आने वाले दिनों के, मुस्तकबिल के दिनों के क्या प्लान्स हैं, कौन से गाने अब करेंगे? अब हम गाने जो मिलेंगे हम करेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ठीक है। पाकिस्तान में इतने कोई फनकार नहीं रहे, जो इंसान में टैलेंट है उनको बुलाएं, उनको लाइक करें, उनको शेयर करें इंशाल्लाह। ठीक है, तो कोई पसंदीदा सिंगर आप लोगों का कौन सा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में राहत अली खान, राहत फ़तेह अली खान साहब, ठीक है। और सबा के फेवरेट कौन है? राहत फ़तेह अली खान साहब। अच्छा, इसी तरह से मिलता जुलता कोई गाना या आप लोगों का कोई गाना जो आप लोगों ने बनाया हो, आप लोगों का पसंदीदा हो, आप हमें सुनाना चाहते हो? मैडम नूरजान। सैयोने मेरे दिल दा जानी, खाने मेरे दिल दा जानी, देखो नी अज मोड़ गया जे, देखो नी दिल तोड़ गया जे, सैयोने मेरे दिल दा जानी, सैयोने मेरे दिल दा जानी, हाँ जादा जे तुरिया कोले जेड़ा पैदा सी, नाल मेरा गा तेरे रोज जेड़ा कहंदा सी, हाय नी हुण मुकर गया जे, लाके दिल तोड़ गया जे, सैयोनी मेरे दिल दा जानी, सैयोनी मेरे दिल दा जानी, पहला जानी तेनू कदे न भुलांदी ना, सोने आवे टोके बाजा तो खले रखांदी ना, हाय नी अज मुकर गया जे, लाके दिल तोड़ गया जे, सैयोनी मेरे दिल दा जानी, सैयोनी मेरे दिल दा जानी। वाह जी वाह, ज़बरदस्त, क्या बात है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि राहत फ़तेह अली खान आप तीनों के ही फेवरेट हैं, तो कोई मुलाकात हुई कभी उनसे? नहीं हुई कभी, नहीं हुई, मिली तो नहीं। जुल्फी भाई से ही कहना था मुलाकात करवाते हैं। अभी जुल्फी भाई के साथ हमारे अभी और भी हमारे चलेंगे शो वगैरह, उनमें कभी मिल ही जाएंगी। ठीक है, चलो जी इंशाल्लाह। अच्छा, आबदा साहिबा नहीं आ सकी हैं, उनका क्या रोल रहा है? और वो भी आपकी तरह ही गाने गाने में बिल्कुल माहिर है? वो भी ऐसे ही गाती है हमारे साथ, वो भी मेरी बहन है आबदा।
ठीक है, वो भी चिंची में बैठ रही है। अच्छा ठीक है। पीछे में वो भी आपके YouTube चैनल में आपके साथ गाती हैं? वो भी साथ, हर जगह साथ होती है। और फिर पहले YouTube चैनल कैसा चल रहा था और इस गाने के बाद कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, गाने के बाद बहुत अच्छा चल रहा है। लोग पहचानते हैं आप फिर जब बाहर जाते हैं? हाँ, बाहर गए तो लोग कह रहे सेल्फी दे आपके, आप लोग में बहुत हिट हो रहे। कल हम बीबिया पार्क गए थे तो उधर से हमारे पीछे सैयद बादशाह थे, हम तो उनकी हमने क्या, हाँ जी क्या बात है, कहते अब बीबी आप कोक में छा रहे, अब यूट्यूब पे सब चैनल पे आप ही आ रहे हैं फ्रंट पे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपकी एक सेल्फी और आपका फोन नंबर हमें चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो सबा आपसे किसी ने ऑटोग्राफ मांगा है? किसी ने कहा कि बहुत लोगों ने। अच्छा, सबा को हर कोई पहचान रहा है, ये बच्ची कोक वाली, बिल्कुल ऐसी है। सबा फेमस ही बहुत हुई है। और वो बच्चे मगर होते हैं, आपने तो कोक। अच्छा, वो पार्ट बड़ा फेमस हुआ है बेसिकली उस गाने में, सबसे ज्यादा वो पार्ट फेमस हुआ है। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ सबा हमें वो गाने के थोड़े से बोल दोबारा सुनाए। सुना सबा। ओ क्यूटी तन्नू मैं समझा जिया तू चढ़ दे वे फनकारिया मैं मर जानिया तू सम हो मेरे चित मारिया मैं तेरे लिए गानिया मैं मर जानिया ओ वे मर जानिया। वाह, क्या बात है। अच्छा, ये आप कह रही हैं कि आपने प्रैक्टिस कभी भी नहीं की हुई? नहीं की। ठीक है, तो बस बच्चे को खिलाते खिलाते ये सारा उन्होंने आपको देखा और फिर आप उस रिकॉर्डिंग में आ गए? हाँ जी। ठीक है, तो सेट पे फिर कैसे एक्सपीरियंस रहा? वन टेक में करना ये कोई आसान काम तो नहीं है? बस कंफ्यूज नहीं हुई कैमरे के सामने? हाँ, नहीं, जो अल्लाह की वो होती है ना बरसात रहमत, तो उसे कोई रोक पाता नहीं। अच्छा, जबरदस्त। तो कान में जिद लगायो जिद। ठीक है, तो कैसा एक्सपीरियंस आपका फिर ओवरऑल रहा और अब कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है और अब आगे कैसे काम करना है? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया जी। साजदा रूहा, सबा गढ़वी सिस्टर्स हमारे साथ नाज़रीन इन कॉन्वर्सेशन थी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।